प्रिय प्रतियोगी, मैत्री इंस्टीट्यूट की इस कक्षा में आपका फिर से एक बार स्वागत है। संविधान की विशेषताएं, फीचर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, इस अध्याय के भाग 5 में हम लोग हैं। आज 5वीं कक्षा है, भाग 5 और संविधान की विशेषता अध्याय 3 की अंतिम कक्षा है। संविधान की विशेषता के क्रम में हम लोग बात करने वाले हैं इस टॉपिक पर, संविधान की सर्वोच्चता यानी सुप्रीमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। तो संविधान की सर्वोच्चता पर बात करने वाले हैं हम लोग। भारत के संविधान की एक विशेषता है, भारत का संविधान सर्वोपरि है, सर्वोच्च स्थान रखता है। भारत में संविधान सर्वोपरि है और सभी सरकार के सभी अंग संविधान से ही शक्ति प्राप्त करते हैं और संविधान ही शक्ति का स्रोत है, क्योंकि संविधान का निर्माण भारतीय जनता द्वारा किया गया, अर्थात संपूर्ण शक्ति का जो स्रोत है वो भारत की जनता है। भारत की जनता की शक्ति संविधान के अंदर निहित है और संविधान से सरकार के सभी अंग शक्ति ग्रहण करते हैं, इसलिए संविधान सर्वोपरि है, सर्वोच्च। तो भारत में संविधान सर्वोपरि है, एक चीज हम जानेंगे, संविधान क्या है, सर्वोपरि है। कैसे कैसे सर्वोपरि है? तो शक्ति के जो स्रोत है वो संविधान, यानी कार्यपालिका व्यवस्थापिका और न्यायपालिका सरकार के तीनों अंग, सरकार के ये तीनों अंग, तीनों के शक्ति का स्रोत संविधान है। तो आपने देखा कि तीनों के ही शक्ति का स्रोत कौन है? संविधान है। कार्यपालिका भी शक्ति संविधान से ग्रहण करती है, व्यवस्थापिका, न्यायपालिका, सभी अंग संविधान से चलते हैं या इनके पीछे संविधान की शक्ति है। अलग अलग देशों में अलग अलग व्यवस्था है। ब्रिटेन में संसद सर्वोच्च है। जैसे बात करें तो ब्रिटेन की बात करें तो ब्रिटेन संसद की सर्वोच्चता है, संसद की सर्वोच्चता है। मतलब कि ब्रिटेन में अगर संसद ने कोई कानून बना दिया, संसद ने कोई विधि का निर्माण कर दिया, तो ब्रिटेन में न्यायालय उस विधि को कम नहीं कर सकते, उस विधि का परीक्षण नहीं कर सकते, यानी संसद द्वारा बनाई गई विधि ही अंतिम है। इसीलिए ब्रिटेन की संसद के बारे में जो कहावत है कि ब्रिटेन की संसद स्त्री को पुरुष और पुरुष को स्त्री बनाना छोड़कर सारे कार्य कर सकती है, अर्थात ब्रिटेन की जो संसद है वो सर्वोच्च है, सुप्रीमेसी ब्रिटेन में संसद में निहित है। वहीं अमेरिका में बात करें तो अमेरिका में, अब अमेरिका के अंदर जो है
सर्वोच्चता है न्यायालय की, तो न्यायपालिका की सर्वोच्चता अमेरिका में है। तो अमेरिका में हमने देखा कि न्यायपालिका की सर्वोच्चता है, अर्थात अमेरिका में कांग्रेस द्वारा, सीनेट द्वारा बनाए गए कानून, कार्यपालिका विधायिका द्वारा बनाए गए कानून अगर संविधान संगत नहीं है तो न्यायपालिका उन्हें शून्य कर सकती है। तो अमेरिका के संविधान में न्यायपालिका की सर्वोच्चता, ब्रिटेन के संविधान में संसद की सर्वोच्चता और भारत के संविधान में संविधान की सर्वोच्चता है। तो तीन बातें, भारत में संविधान की सर्वोच्चता, अमेरिका में न्यायपालिका की सर्वोच्चता, ब्रिटेन में संसद की सर्वोच्चता विद्यमान है। तो इस तरह से हम लोग बहुत थोड़े में इस बात को यहाँ स्पष्ट करके आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे कि भारत में जो सर्वोपरि है वो संविधान है। भारत में सर्वोपरि संविधान है। कार्यपालिका, व्यवस्थापिका और न्यायपालिका सभी इसी से शक्ति ग्रहण करते हैं। ब्रिटेन और अमेरिका में आपने देखा कि ब्रिटेन में संसद और अमेरिका में न्यायपालिका सर्वोच्च है। ये हमारे संविधान की एक विशेष खूबसूरती है, विशेष खूबी है, खास बात। विशेषताओं की अगली कड़ी में अगले पेज पर हम लोग बात करेंगे विधि का शासन। विधि का शासन, रूल ऑफ लॉ, रूल ऑफ लॉ। तो भारतीय संविधान की अगली विशेषता जो है वो है रूल ऑफ लॉ, विधि का शासन। विधि का शासन से क्या तात्पर्य है? भारत में संविधान के आलोक में बनाई गई विधियों के, स्थापित विधियों के द्वारा शासन का संचालन होता है। विधि के शासन का तात्पर्य है विधि के समक्ष सब लोग समान हैं, विधि के समक्ष प्रत्येक नागरिक समान है। इसे कहा गया है कि ईश्वर के समक्ष सब समान है। यहाँ विधि की सत्ता है तो विधि के समक्ष सब समान है। तो भारत का संविधान क्या करता है? विधि के शासन की स्थापना करता है। विधि के शासन की स्थापना करता है। भारत के संविधान की विशेषता ये विधि के शासन की स्थापना करता है। इसका मतलब यह है कि सभी नागरिक विधि के समक्ष समान हैं। इसका तात्पर्य क्या है? सभी नागरिक विधि के समक्ष समान हैं। ये विधि के शासन का या विधि के शासन की स्थापना का मतलब हुआ कि सभी नागरिक विधि के समक्ष समान हैं। यहां तक कि राज्य और सरकार के सभी अंग, ये भी जान लें कि चाहे राज्य और सरकार के सभी अंग चाहे जो भी हो, सभी अंग या प्राधिकारी, सरकार के जो भी प्राधिकारी हैं, अधिकारी हैं, सभी प्राधिकारी कहां से शक्ति प्राप्त करते हैं? विधि द्वारा नियमित और नियंत्रित होते हैं। ये ध्यान रखें, विधि द्वारा नियमित और नियंत्रित होते हैं।
तो आप को स्पष्ट होना चाहिए कि विधि का शासन का क्या अर्थ है। यानी विधि का शासन रूल्स ऑफ लॉ, रूल ऑफ लॉ का मतलब यह है कि विधि के शासन की स्थापना, भारत का संविधान विधि के शासन की स्थापना करता है। भारत का संविधान थोड़ा सा पूरी बात यहां लिखते हैं। भारत का संविधान विधि के शासन की स्थापना करता है। और विधि के शासन का मतलब क्या है कि सभी नागरिक विधि के समक्ष समान हैं और राज्य और सरकार के सभी अंग और उसके प्राधिकारी जो हैं वो विधि द्वारा नियमित और नियंत्रित होंगे। यानी विधि से ऊपर कोई भी नहीं है। तो भारतीय संविधान की एक दूसरी विशेषता आपको क्या मिली? मात्र ये दो शब्द, विधि का शासन, रूल ऑफ लॉ। तो भारत में विधि का शासन है। भारतीय संविधान की जो खूबसूरती है वो यह है विधि का शासन, या विधि द्वारा स्थापित व्यवस्था के अंदर सभी को रहना है, चाहे वो सरकार के अंग हो, चाहे वो नागरिक हो। तो विशेषता के क्रम में आपने अगली विशेषता देखी, विधि का शासन। अब भारतीय संविधान की विशेषता में अगला टॉपिक हम लोग लेते हैं आपात उपबंध। आपात उपबंध, इमरजेंसी इसे कहते हैं। इमरजेंसी भारत के संविधान में ये आपात उपबंध रखे जाने के कारण भारत के संविधान में बहुत बड़ा फर्क पड़ता है। इससे पता चलता है कि भारत के संविधान में कितना लचक है, कितना लचीलापन है। इससे पता चलता है कि भारत का संविधान कभी संघात्मक तो कभी एकात्मक रूप धारण कर लेता है। तो ये आपात उपबंध की व्यवस्था जो भारतीय संविधान में है वह भारत के संविधान की एक अद्भुत विशेषता है। तो हम लोग बात करते हैं कि आपात अर्थात संकट काल। संकट काल में सामान्य मानव के लिए भी तमाम विधि विधान किनारे हो जाते हैं, क्योंकि संकट काल ऐसा होता ही है, वो सामान्य दिनों की तरह नहीं होता। तो देश में भी अगर संकट काल है तो सामान्य दिनों की तरह संविधान का संचालन नहीं होगा। संविधान कुछ अलग व्यवस्था करता है और उसको कहते हैं आपात उपबंध, इमरजेंसी में संविधान की व्यवस्था। तो हम लिखेंगे संकट काल में संविधान संघात्मक से एकात्मक हो जाता है। ये बात अब हम लोग संविधान के प्रावधानों से समझेंगे कि संकट काल में संविधान कैसे संघात्मक से एकात्मक बन जाता है। प्रावधानों में ये बात स्पष्ट है। भारत में 3 प्रकार के संकट काल की चर्चा की गई है। तो संविधान में 3 प्रकार के संकट काल हैं। संविधान में 3 प्रकार के संकट काल का प्रावधान है, 3 प्रकार के। पहला
पहला जो संकट काल है वो अनुच्छेद 352, अनुच्छेद 352 ये पहला संकट काल है। इसके अंदर क्या है? युद्ध या बाहरी आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह की स्थिति उत्पन्न होने पर, यानी ये कैसे लगेगा? युद्ध या बाहरी आक्रमण अथवा सशस्त्र विद्रोह, सशस्त्र विद्रोह की स्थिति उत्पन्न होने पर तो हमारे संविधान में जो पहला आपातकाल है अनुच्छेद 352, अनुच्छेद 352 आपातकाल तब लागू होगा जब देश में युद्ध हो जाए, बाहर से आक्रमण हो जाए, देश के अंदर सशस्त्र विद्रोह, सशस्त्र हथियारों के साथ अगर विद्रोह हो जाए, तो ऐसी स्थिति उत्पन्न होने पर हमारे संविधान में अनुच्छेद 352 की व्यवस्था की गई है। इसके अलावा दूसरा अनुच्छेद 356 में है, राज्यों में संवैधानिक व्यवस्था का नष्ट हो जाना या राज्यों में संवैधानिक व्यवस्था भंग हो जाना। तो राज्यों में संवैधानिक व्यवस्था भंग हो जाने पर, तो ये दूसरा प्रावधान कब लगता है? अनुच्छेद 356 कहता है कि राज्य के भीतर, यहां राज्य का मतलब प्रांत, प्रदेशों के भीतर अगर व्यवस्था संविधान के अनुकूल नहीं चल रही है, संवैधानिक व्यवस्था भंग हो गई है, तो वहां पर राज्य सरकारों को हटाकर राष्ट्रपति शासन लागू किया जाता है, जिसे 356, ये दूसरे प्रकार का आपातकाल है। इसी तरह तीसरे तरह का आपातकाल, तीसरे तरह का संकट काल वो है अनुच्छेद 360, अनुच्छेद 360 इसे कहते हैं वित्तीय संकट उत्पन्न होने पर। यानी इस बार कैसा संकट उत्पन्न होना है? इस बार वित्तीय इमरजेंसी, वित्तीय संकट उत्पन्न होने पर, मान लीजिए वित्त की संकट उत्पन्न हो गई, तो वित्तीय संकट उत्पन्न होने पर, अगर वित्तीय संकट उत्पन्न होता है तो अनुच्छेद 360 इस संकट का प्रावधान किया गया है या ऐसे संकटकालीन व्यवस्था का प्रावधान किया गया है। इस तरह से उक्त परिस्थितियों में या उपर्युक्त परिस्थितियों में भारत का जो संविधान है वो संघात्मक शासन से एकात्मक हो जाता है। उपर्युक्त परिस्थितियों में भारत का शासन संघात्मक से एकात्मक हो जाता है। क्या हो जाता है? एकात्मक हो जाता है। तो हमने देखा संकट काल
तीन तरह से संकट काल उत्पन्न होंगे और तीनों तरह के संकट काल के लिए संविधान के भीतर तीन प्रावधान मौजूद हैं, 352, 356 और 360। और इस प्रकार जो संविधान संघात्मक लक्षण वाला होता था, अब वो संविधान इस परिस्थिति में एकात्मक लक्षण वाला बन जाता है, संकटकालीन व्यवस्था आ जाती है। इस उपबंध के होने से संविधान के भीतर लचीलापन का भाव आता है, संघात्मकता में एकात्मकता का भाव आता है और इसलिए भारतीय संविधान के हम लोगों ने पिछली कक्षा में पढ़ा भी है कि भारतीय संविधान में संघात्मकता और एकात्मकता को लेकर विद्वानों के बीच मतभेद है, लेकिन अधिकांश विद्वान इस बात पर सहमत हैं कि भारतीय संविधान संघात्मक और एकात्मक दोनों है, या संघात्मकता में एकात्मकता के लक्षण या विशेष परिस्थिति में भारतीय संविधान संघात्मक से एकात्मक हो जाता है। हम लोग यहाँ पर इसी तरह की बात की, क्योंकि पिछली कक्षा में हम लोगों ने वो सारे विद्वानों के मत देख लिए हैं संघात्मक और एकात्मक से संबंधित। एक मत की बात करेंगे। एसआर बोम्मई बनाम भारत सरकार के केस में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा, अतः एसआर बोम्मई बनाम भारत संघ 1994 का ये केस है के बाद में सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट किया, सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट किया, क्या स्पष्ट किया? सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट किया कि भारत एक परिसंघीय व्यवस्था वाला देश है, या भारत का संविधान कह सकते हैं तो परिसंघात्मक, फेडरल। स्पष्ट किया, भारत का संविधान क्या है? परिसंघात्मक है, परिसंघात्मक, फेडरल, परिसंघात्मक यानी फेडरल है। ये बात सर्वोच्च न्यायालय ने 1994 के एसआर बोम्मई बनाम भारत सरकार मामले में बताया। तो इस तरह से अगर देखा जाए तो जो संकट काल की स्थिति है वह सभी विद्वानों में स्वीकार किया गया है और संकट काल में संविधान एकात्मक है। सर्वोच्च न्यायालय ने इस वाद में, तो इसलिए जब भी ये प्रश्न पूछे गए हैं सभी एसआर बोम्मई बाद में सर्वोच्च न्यायालय ने भी ये बात स्वीकार किया कि भारत का संविधान संघात्मक नहीं बल्कि परिसंघात्मक है, यूनियन नहीं बल्कि फेडरल। इस तरह से अनुच्छेद 1 में यूनियन कहा गया है। सर्वोच्च न्यायालय ने अपने निर्वचन में, अपने आदेश में यह स्पष्ट किया कि भारत का संविधान परिसंघात्मक है। तो संविधान की एक और विशेषता वह है संकटकालीन उपबंध, आपातकाल उपबंध। तो आपातकालीन उपबंध के बाद संविधान की एक और विशेषता पर हम लोग बात करेंगे अगले पृष्ठ पर, और वो है ग्राम पंचायतों की स्थापना। तो अगली विशेषता ग्राम पंचायतों की
स्थापना। तो ग्राम पंचायतों की स्थापना ये संविधान की अगली विशेषता है। भारत गांवों का देश रहा है, आज भी सर्वाधिक आबादी गांवों में बसती है। गांव की व्यवस्था के संचालन के लिए प्राचीन काल से ग्रामीण व्यवस्था के भीतर ही कुछ न कुछ व्यवस्था मौजूद रही है। इतिहास में देखें तो कई साम्राज्य के भीतर अद्भुत ग्रामीण और शहरी व्यवस्था मौजूद रही है, लेकिन भारतीय संविधान में संविधान निर्माताओं ने ग्रामीण व्यवस्था या ग्राम पंचायतों की रूपरेखा तय करने की कोशिश की थी और उसके लिए नीति निर्देशक तत्व में उसका प्रावधान किया था। तो हम लोग बात करेंगे नीति निर्देशक तत्व के खंड में अनुच्छेद 40 का, जिसमें राज्य को ग्राम पंचायतों के गठन के लिए निर्देश दिया गया है। तो अनुच्छेद 40 की बात करेंगे हम लोग। अनुच्छेद 40 नीति निर्देशक तत्व और अनुच्छेद 40 कहता है कि राज्य ग्राम पंचायतों का गठन करेंगे। यानी अनुच्छेद 40 राज्य ग्राम पंचायतों का गठन करेगा और ये कार्य किया, राज्यों ने ये कार्य किया, सरकार ने ये कार्य किया। 1959 में 1959 में लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण की शुरुआत की गई। लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का प्रारंभ हुआ ग्राम पंचायत और इस तरह से व्यवस्थाएं बनी पंचायतों के अंदर, जिसमें ग्राम पंचायत, पंचायत समितियां और जिला पंचायत की व्यवस्था की गई। तो इस प्रकार आपने देखा कि ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला पंचायत यानी त्रिस्तरीय पंचायत की व्यवस्था 1959 में की गई। जैसा कि आप जानते हैं 2 अक्टूबर 1959 को नागौर राजस्थान, 2 अक्टूबर 1959 नागौर राजस्थान से ग्राम पंचायतों की शुरुआत की गई। हमें यहां समझना है कि संविधान की विशेषता में
ग्राम पंचायतों को रखा गया है, अर्थात सत्ता का विकेंद्रीकरण, लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण, सत्ता का विकेंद्रीकरण की शुरुआत की गई। इसके पीछे ये था कि पंचायतों को अनुच्छेद 40 यही नहीं रुकता है, पंचायतों को अधिकार प्रदान करना की बात करता है, पंचायतों को अधिकार प्रदान करने की बात करता है। क्यों अधिकार प्रदान करने की बात करता है? अधिकार प्रदान करना ताकि पंचायतें ग्रामीण व्यवस्था का स्वयं संचालन कर सके। ये व्यवस्था भी तो अनुच्छेद 40 दोनों बातें करता है। अनुच्छेद 40 कहता है कि ग्राम पंचायतों का गठन करना है और पंचायतों को वो अधिकार प्रदान करने हैं ताकि वो सशक्त हो सकें और वास्तव में सत्ता का विकेंद्रीकरण हो सके, शासन का एक केंद्र गांव में स्थापित हो, ग्राम सभा में सचिवालय हो, ग्राम सभा की सरकार हो, ग्राम सभा अपने फैसले ले, और ये सारी व्यवस्था 1959 से शुरू की गई। बाद में जाकर के संवैधानिक दर्जा दिया गया। तो संवैधानिक दर्जा पंचायतों को संवैधानिक दर्जा कब दिया गया? तो 73वें संविधान संशोधन 73वें संविधान संशोधन 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 पंचायतों को 74वां संविधान संशोधन अधिनियम 74वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 शहरों को स्थानीय निकाय या स्थानीय स्वशासन की व्यवस्था करते हैं। तो 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के द्वारा पंचायतों को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया। 74वें संविधान संशोधन में साथ ही अधिनियम 1992 में शहरी व्यवस्था को भी, नगरीय व्यवस्था को भी स्थानीय निकाय या स्थानीय स्वशासन की व्यवस्था की गई और इस प्रकार ग्रामीण और नगर स्तर पर संवैधानिक व्यवस्था के अंदर संवैधानिक दर्जा प्राप्त सरकारों का चलना प्रारंभ हुआ, जिन्हें हम लोग गांवों में ग्राम पंचायत, पंचायत समितियां और जिला पंचायत के नाम से जानते हैं। वहीं शहरों में, नगरों में नगर पंचायत, नगर पालिका और महानगर
या नगर निगम के नाम से जानते हैं। नगर निगम। इस तरह से शहरी व्यवस्था में और ग्रामीण व्यवस्था में पंचायतों में 3 पंचायत, पंचायत समिति, जिला पंचायत, ये 3 व्यवस्था त्रिस्तरीय पंचायत और नगरों में त्रिस्तरीय नगर व्यवस्था, ये व्यवस्था मौजूद हुई। संविधान के अंदर इनकी व्यवस्था हुई। शासन का विकेंद्रीकरण शुरू हुआ। छोटे स्तर पर सरकारों ने संवैधानिक प्रक्रिया के तहत कार्य करना प्रारंभ किया। संवैधानिक दर्जा प्राप्त ये सरकार आज भी बदस्तूर जारी है और ग्रामीण स्तर पर या नगरीय स्तर पर लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का व्यापक रूप आपको दिखाई देता है। तो अब तक हम लोग बात कर रहे थे संविधान की विशेषताओं पर और हम लोगों ने 5 कक्षाओं में संविधान की ढेर सारी विशेषताओं का अध्ययन किया। प्रश्न पत्र के दृष्टिकोण से ये संविधान संशोधन, संविधान की विशेषताएं, ये सभी फीचर्स बड़े महत्वपूर्ण हैं। आज कक्षा के समय आज 15 अगस्त का दिन है। 15 अगस्त 2024 78वां स्वतंत्रता दिवस मैत्री कोचिंग परिवार की तरफ से मैं सभी प्रतियोगी साथियों को ढेर सारी शुभकामनाएं और बधाई देता हूं। इस क्रम में हम लोग आगे बढ़ते हैं और जैसा कि हम लोग सभी टॉपिक को रिवाइज करते थे, इस टॉपिक को भी रिवाइज करना जल्दी से और उसके बाद संविधान की विशेषता अध्याय 3 समाप्त हो। तो आज की कक्षा में संविधान की सर्वोच्चता पर बात शुरू हुई। संविधान भारत की संविधान की विशेषता में संविधान की सर्वोच्चता महत्वपूर्ण विशेषता है। सुप्रीमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन दुनिया के संविधान देखने पर पता चलता है। अमेरिका के संविधान में न्यायपालिका सर्वोपरि है। ब्रिटेन के संविधान में संसद सर्वोपरि है, लेकिन भारत के संविधान में संविधान सर्वोपरि है। भारतीय व्यवस्था में, भारतीय राज्य व्यवस्था शासन में संविधान को सर्वोच्च स्थान प्रदान किया गया है। सरकार के तीनों अंग कार्यपालिका, व्यवस्थापिका और न्यायपालिका, ये तीनों के शक्ति का स्रोत संविधान है। संविधान से ही ये तीनों शक्ति प्राप्त करते हैं और संविधान चूंकि जनता ने बनाया है तो अंततः संपूर्ण शक्ति का स्रोत संविधान के माध्यम से भारत की जनता में। तो हम लोगों ने संविधान की सर्वोच्चता पर बात की। इसी क्रम में विधि के शासन संविधान की अगली विशेषता है। विधि का शासन, रूल ऑफ लॉ। भारत में या हमारे संविधान में विधि के शासन की व्यवस्था की गई है। तो भारत के संविधान में, भारत का संविधान विधि के शासन की स्थापना करता है। विधि के शासन की स्थापना करता है। विधि का शासन क्या है? विधि का शासन मतलब सभी नागरिक विधि के समान समक्ष हैं, समक्ष समान हैं। सभी नागरिक विधि के सामने क्या है? समान हैं। यानी कानून की नजर में सब लोग एक जैसे, कोई बड़ा छोटा नहीं है,
ये विधि का शासन है। और राज्य और सरकार के जितने भी अंग हैं, जितने भी प्राधिकारी हैं, सबकी शक्ति का स्रोत जो है, सभी जो है विधि के द्वारा ही नियमित और नियंत्रित होते हैं। सबका संचालन स्थापित विधि के द्वारा ही किया जाता है। ये हमारे संविधान की खास बात है कि विधि का शासन ही सर्वोपरि है, कानून से बड़ा कोई नहीं। विशेषता की अगली कड़ी में अगला टॉपिक है आपात उपबंध, इमरजेंसी जिसको कहते हैं कि अगर इमरजेंसी है तो क्या हो। तो भारतीय संविधान में आपातकाल के लिए बड़ी सुंदर व्यवस्था बनाई गई है। आपातकाल में, संकट काल में क्या होता है कि संकट काल में संविधान जो है वो संघात्मक से एकात्मक हो जाता है। कैसे? तो तीन प्रकार के संकट की चर्चा की गई है हमारे संविधान में। तीन तरह का संकट काल है, तीनों की बात हम लोग बारी बारी करते हैं। पहला संकट काल जिसकी चर्चा अनुच्छेद 352 में की गई है। 352 में जो संकट काल है उसका तात्पर्य है कि अगर युद्ध होता है, बाहरी आक्रमण हो जाता है, अथवा देश के भीतर सशस्त्र विद्रोह, हथियार के साथ विद्रोह अगर होता है, तो ऐसी स्थिति उत्पन्न होने पर देश का ये जो संकट काल है ये 352 के अंतर्गत आता है। पूरे संविधान के बड़े हिस्से को या पूरा संविधान एकात्मक संविधान में बदल जाता है। संघात्मकता के लक्षण तुरंत एकात्मकता के लक्षण में तब्दील हो जाते हैं। सारी शक्तियां राष्ट्रपति के पास चली जाती हैं। दूसरा संकट काल है, दूसरे प्रकार का संकट काल, वो है अनुच्छेद 356। अनुच्छेद 356 कहता है कि राज्यों में अगर संवैधानिक व्यवस्था ठीक से नहीं चल रही है, राज्यों के भीतर अगर संवैधानिक व्यवस्था भंग हो गई है, तो उस राज्य की सरकार को हटाकर वहां भी राष्ट्रपति शासन की व्यवस्था होती है, जो अनुच्छेद 356 में बताया गया है। और उसी प्रकार तीसरे प्रकार का जो संकट काल है वो है अनुच्छेद 360 में उसकी चर्चा की गई है, और यह है वित्तीय संकट उत्पन्न होने पर। अगर भारत में वित्तीय संकट उत्पन्न हो जाएगा तो उसके लिए अनुच्छेद 360 के द्वारा संविधान को शक्ति प्राप्त है कि 360 के तहत राष्ट्रपति देश का संचालन करेंगे, वित्तीय व्यवस्था का संचालन करेंगे। इस तरह से देखा जाए तो ऊपर लिखे गए तीनों प्रकार के संकट, इन्हीं परिस्थितियों में भारत का सब शासन जो है संघात्मक से एकात्मक हो जाता है। इसके पहले हम लोग संघात्मक और एकात्मक पर पिछली कक्षा में कई विद्वानों के राय और मत के बारे में पढ़े, जिसमें केसी वेयर की बात है, जी ऑस्टिन की बात है, सर आइवर जेनिंग्स की बात है, डॉक्टर अंबेडकर के भी विचार हम लोगों ने पढ़े। यहां अब एक बात को आपके सामने लाना ठीक रहेगा कि एसआर मुंबई का केस, एसआर मुंबई बनाम भारत संघ 1994 का मामला है। सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया, इस मामले में स्पष्ट रूप से कहा कि भारत का संविधान परिसंघात्मक है, फेडरल है। जबकि अनुच्छेद 1 में कहा गया है कि भारत राज्यों का संघ है, यूनियन ऑफ स्टेट है, लेकिन सर्वोच्च न्यायालय ने अपने संविधान के निर्वचन में और अपने आदेश में यह स्पष्ट किया कि भारतीय संविधान एक परिसंघात्मक संविधान है, परिसंघात्मक संविधान। तो एक विशेषता हमने देखा
आपात उपबंध में भारतीय संविधान के कार्य व्यवहार में आने वाले परिवर्तन का, इसके बाद संविधान की विशेषता की कड़ी में अगली बात है वो है ग्राम पंचायतों की स्थापना। ग्राम पंचायत बड़ा महत्वपूर्ण मुद्दा रहा है। ग्राम पंचायत का तात्पर्य है कि सत्ता का विकेंद्रीकरण, ऊपर से नीचे की तरफ सत्ता का विकेंद्रीकरण, लोकतांत्रिक प्रक्रिया को नीचे तक ले आना, ग्रामीण व्यवस्था तक ले आना, संपूर्ण शासन प्रशासन की जो अंतिम इकाई गांव है, ग्रामीण है, ग्राम व्यवस्था है, वहां तक शासन का विकेंद्रीकरण करते हुए शासन को पहुंचाना, ये ग्राम पंचायत की स्थापना का उद्देश्य था। और इसीलिए भारतीय संविधान के निर्माताओं ने राज्य को निर्देश दिया नीति निर्देशक तत्व के अनुच्छेद 40 जो नीति निर्देशक तत्व के खंड में है, इसमें राज्य को निर्देश दिया गया है कि राज्य ग्राम पंचायतों की स्थापना करेंगे। ऐसी ग्राम पंचायतें जिनके पास इतना अधिकार होगा कि वे अपनी शासन व्यवस्था का संचालन स्वयं कर सकें। और इस क्रम में 1959 में लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का प्रारंभ हुआ, पंचायतों की शुरुआत की गई, ग्रामीण स्तर पर ग्राम पंचायत, क्षेत्र स्तर पर पंचायत समितियां और जिला स्तर पर जिला पंचायत की स्थापना की गई। ये व्यवस्था 1959 में शुरू की गई, 2 अक्टूबर 1959 में नागौर राजस्थान से। लेकिन अभी ये पंचायतों के सत्ता के विकेंद्रीकरण का कार्य अधूरा था। ये तब पूरा हो सकता था जब पंचायतों को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया जाए, और वो समय भी आया जब संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया। 73वां संविधान संशोधन 1992, 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992। उस समय 1992 में पंचायतों को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया, और 74वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 में शहरों में, नगरों में स्थानीय निकाय, स्थानीय स्वशासन, इसकी व्यवस्था की गई और संवैधानिक दर्जा प्रदान किया। ग्रामीण क्षेत्र में पंचायत की व्यवस्था की गई, पंचायत समिति की व्यवस्था की गई और जिला पंचायत की व्यवस्था की गई। वही शहरों में, नगरों में नगर पंचायत, नगर पालिका और महानगर या नगर निगम की व्यवस्था की गई। त्रिस्तरीय व्यवस्था यहाँ और त्रिस्तरीय व्यवस्था स्थानीय निकाय में भी किया गया। और संविधान संशोधन के माध्यम से पंचायतों को और स्थानीय निकाय को पर्याप्त अधिकार दिए गए, कई विषय उन्हें दिए गए जिन विषयों पर वे कार्य कर सकें और ग्रामीण व्यवस्था तथा स्थानीय निकाय की व्यवस्था का संचालन कर सकें। अब तक हम लोग बात कर रहे थे भारतीय संविधान की विशेषताओं पर, और हम लोगों ने ढेर सारे टॉपिक्स देखा, उसको समझा। आप इसे सीखने का प्रयास करें, जानने का प्रयास करें आपकी परीक्षा की दृष्टि से, और आगे आने वाले संविधान के खंडों के अध्ययन की दृष्टि से यह अध्याय अत्यंत महत्वपूर्ण है। हम लोग रिवीजन की क्लास में मिलेंगे, तब तक के लिए आपको धन्यवाद।